नमस्कार। आज की कहानी का नाम है कौन सही कौन गलत। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। ये एक काल्पनिक कहानी है। अगर किसी वास्तविक व्यक्ति से इसका मिलान पाया जाता है तो ये महज एक इत्तेफाक ही है। कहानी शुरू करते हैं। हम लोग अपना किराए का मकान छोड़कर आज ही इस मोहल्ले में आए हैं। यह घर हमें उचित कीमत पर मिल गया है। मैंने बड़े प्रेम से इसे सजाया। 2 दिन तो घर को व्यवस्थित करने में ही चले गए। आज मेरे पति ऑफिस गए हैं और बेटी स्कूल। सोचा कि चलो आज मोहल्ले के लोगों से हालचाल ले लेती हूँ। कुछ घरों का दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें अपने घर में होने वाली सत्यनारायण कथा के बारे में बताया और आने का न्योता दे दिया। इसी बहाने उनसे परिचय भी हो गया। फिर मेरी नज़र एक घर पर गई जहाँ पर ताला लगा था। सोचा शायद यहाँ घर पर कोई नहीं है। मैं कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी इसी घर की खिड़की पर बैठी एक बूढ़ी महिला पर नज़र पड़ी। वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रही थी। मैंने सोचा ये क्या, घर में दादी जी बैठी हैं, फिर भी बाहर से ताला लगा हुआ है। उत्सुकतावश मैं दादी जी के पास पहुंची। नमस्ते माता जी, मेरा नाम सुमन है। आपके सामने वाले पीले घर में हम आज ही शिफ्ट हुए हैं। 2 दिन के बाद पूर्णिमा के अवसर पर हमारे यहाँ एक कथा है। आप भी सपरिवार जरूर आइएगा। वैसे आपके घर पर ताला लगा था तो मैंने सोचा शायद कोई घर पर नहीं होगा, पर आप तो हैं, फिर ताला क्यों लगा रखा है? खुश रहो बिटिया, ये सब मेरी कुलच्छनी बहू का काम है। बेटा मेरा अरब देश में पैसे कमाने गया है और बहू जब कभी काम पर जाती है या कहीं भी जाती है तो मुझे कमरे में बंद करके जाती है। बेटी कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या? पर आपकी बहू 2 दिनों से क्या वो घर नहीं लौटी? नहीं, वो तो रोज़ शाम 5 बजे तक आ जाती है, पर खुद और बच्चों को पका कर खिला देती है और मुझे कुछ नहीं देती। बहुत भूख लगी है, आते सूखी जा रही हैं। बूढ़ी दादी की इस दयनीय दशा पर कोई भी द्रवित हो जाता। मैं तुरंत घर के अंदर गई और वहाँ से कुछ खाने का सामान ले आई। उनके बुढ़ापे का ख्याल करके मैंने मुलायम मुलायम पराठे और सब्जियाँ ले लीं। पराठे में सब्जी लपेटकर रोल बनाकर खिड़की की लोहे की सलाखों के भीतर से उनको पकड़ा दिया। दादी ने भी झटपट पकड़ा और गपागप खाने लगी। तब मैंने देखा कि दादी का एक पैर भी नहीं था और कुर्सी के पास ही एक बैसाखी रखी हुई थी। मैं सोचने लगी, कोई औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि एक अपाहिज बुढ़िया को 2 रोटियां नहीं दे सकती। एक मन कहता कि मैं शाम को उस महिला से बात करूं और दूसरा मन कहता कि दूसरों के घरेलू मामलों में दखल देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचते सोचते शाम के 5 बज गए। बरबसी बेध्यानी में मेरा पाँव उसी घर की ओर चल पड़ा। वाकई ठीक 5 बजे एक महिला ने एक किशोरी बच्ची के साथ उस घर का दरवाज़ा खोला। मैंने सोचा सत्यनारायण कथा का न्योता देने के बहाने चली जाती हूँ। 10-15 मिनट रुककर मैं उनके घर पहुँची तो वो महिला और उसकी बेटी टीवी देखते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। मैंने सोचा अरे गलत समय पर पहुँच गई। दरवाज़ा खुला था सो सामने का दृश्य देखकर मैं सकुचा सी गई। नमस्ते, दरअसल मैं आपके सामने वाले घर में रहने के लिए आई हूँ। 2 दिन के बाद पूर्णिमा के अवसर पर मेरे घर पर सत्यनारायण जी की कथा है तो आप लोगों को बुलाने चली आई। ओह अच्छा, आइए आइए बैठिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये मेरी बेटी आर्या है, 8वीं कक्षा में सेंट जेवियर्स की छात्रा है और मैं वहीं शिक्षिका के पद पर हूँ। मेरा नाम राम्या है। बेटा जाओ किचन में जो चाय रखी है आंटी के लिए गर्म करके ले आओ। आप बैठिए। उस महिला की अपनेपन से भरी हुई बात से मुझे कुछ राहत मिली। उसी समय भीतर के कमरे से किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अरे मुझे कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ, पेट की आंटें सूखी जा रही हैं। हाय हाय मैं मरी जा रही हूँ। तुम लोगों को तो मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे जहर ही खिला दो मुझे। मैंने चौंक कर उस महिला को देखा। वो मेरी सास हैं। दरअसल उन्हें भूलने की बीमारी है। वो खाना खाती हैं और तुरंत भूल जाती हैं। और तो और उन्हें अपनी खुराक का भी अंदाज़ा नहीं है। उन्हें खाना देते रहो तो खाती ही चली जाती हैं, जिससे पेट खराब हो जाता है और इलाज कराना पड़ता है।
डॉक्टर ने उन्हें निश्चित डाइट देने की ही सलाह दी है, सो मैं दिन में 2 समय बस वही डाइट उन्हें देती हूँ, ताकि ना उन्हें परेशानी हो ना हमें। वो तो दिन भर खाना खाना चिल्लाती हैं, आपके सामने भी शुरू हो गई, बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद्दी हैं। घर में खुला छोड़कर जाओ तो किचन में जो मिलेगा सब खा जाएंगी, कच्चा पक्का कुछ नहीं सूझता इन्हें। बाहर का दरवाज़ा भड़बड़ा कर मोहल्ले वालों को परेशान करती हैं, सबसे हर समय खाना मांगती रहती हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि खिड़की से हाथ निकाल कर लोगों को बुलाती हैं और उनसे भी खाना मांगती हैं। इसीलिए मैं उन्हें उसी कमरे में बंद करके जाती हूँ। पर खिड़की तो सील नहीं कर सकती ना, थोड़ी खुली हवा भी तो आनी ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी बुरी बहू हूँ, है ना? उस महिला ने बड़ी बेचारगी से कहा। नहीं नहीं, आप ठीक कहती हैं, बुजुर्ग और बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें अपने हित अहित इस विषय में चिंता ही नहीं होती, ये तो हमें ही देखना पड़ता है। अचानक उस महिला और उसकी सास को लेकर मेरा नज़रिया ही बदल गया। सुबह तो मैं इस महिला के बारे में कितना गलत सोच रही थी। जी हाँ, दरअसल 2 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मुझे घर और बाहर सब देखना पड़ता है। ऐसे में मुझे अपनी सास के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ता है, क्या करूं। राम्या की इस बात पर मैं चौंक पड़ी। अब तक उसकी बेटी ने चाय नाश्ता लगा दिया था। मैंने भी चाय उठा ली और सोचने लगी कि वह बुढ़िया तो कह रही थी कि उसका बेटा सऊदी अरब कमाने गया है। लगता है उसका दिमागी संतुलन वाकई बहुत ख़राब है। मैंने भी क्या क्या सोच डाला। आप वाकई बहुत मजबूत महिला हैं, अकेले इतना सब कुछ संभाला आपने, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक कहिएगा, जो बन पड़ेगा ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो ये कहकर मुझे अपना कर्जदार ही बना दिया। आजकल के ज़माने में लोग इस तरह की बातें अपने सगी संबंधियों को भी नहीं कहते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं हुई। अच्छा, अब चलती हूँ। कुछ देर रुककर वह बूढ़ी महिला हर थोड़ी देर पर करुण स्वर में भोजन की मांग कर रही थी। सुनकर तो मन करता था दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाल लूँ, पर राम्या की बातें सुनने के बाद एहसास हुआ कि वह भी तो ठीक ही कहती है। वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ी तो एक अन्य पड़ोसी महिला दिखाई दी। तुम लोग यहाँ नए नए आए हो ना? उन माता जी ने कहा। हाँ हाँ, आप कहाँ रहती हैं? वो जो 5वां मकान है, वो है मेरा मकान। अच्छा अच्छा, हम लोग पूर्णमासी पर सत्यनारायण की कथा सुनने वाले हैं। आप सभी हमारे घर आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। क्या तुम इन सामने वालों को भी कथा के लिए बुलाने गई थी? हाँ हाँ, बस वहीं से आ रही हूँ। बेचारी बुढ़िया, वो बहुत परेशान रहती है। उसका बेटा अरब गया है और बहू उसे कई कई दिनों तक खाना नहीं देती, उन माताजी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना कहकर मैंने उन्हें उस महिला से हुई अपनी पूरी बात बता दी। अच्छा, तो क्या तुम्हें उस बहू की इस बात पर पूरा भरोसा है? मुझे तो वो झूठी लगती है। उसका पति मरा नहीं है, वो सऊदी अरब में ही है, लेकिन उसने वहाँ किसी से निकाह पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया है ताकि सऊदी की नागरिकता उसको मिल सके। उसकी पत्नी उससे, उसकी माँ से इसी बात का बदला ले रही है। वाकई? पर आपको ये सब कैसे पता चला? उफ, ये मिस्ट्री तो और भी मिस्टीरियस होती जा रही है। एक बार मैंने इस औरत को किसी से फ़ोन पर बात कहते सुना था कि रवि अरब की नागरिकता पाने के लिए इस्लाम कबूल करके वहीं की लड़की से शादी करके रहने लगा है। मैंने सोचा कि कौन बाल की खाल निकाले, इसलिए उन महिला से विदा लेकर घर आ गई। अपने पति को सब बता दिया। तुम दूसरों के पचड़ों में मत पड़ो, हो सकता है उस व्यक्ति ने वाकई दूसरा विवाह कर लिया और इसी गुस्से में उसकी पत्नी ने उसे मरा मानकर अपने दिल पर संतोष कर लिया हो। सोचती हूँ बूढ़ी दादी को कुछ हल्का फुल्का बनाकर रोज़ खाने को दे दिया करूँ। मान लो वो औरत वाकई उन्हें खाना न देती हो तो कम से कम उनके पेट में कुछ तो जाएगा। पर यह बात उस औरत को पता चली तो उसे कितना बुरा लगेगा, और कहीं उसी औरत की बात सच हुई तो तुम बेकार में उसकी नज़र में बुरी बन जाओगी। मेरे पति की कही हुई बात भी सच थी। अब मैं क्या करूं? मैं बड़ी कश्मकश में थी।
पर क्या करूं, जब कभी वह बूढ़ी महिला मुझे खिड़की से इशारा करके बुलाती और कुछ खाने के लिए मांगती तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती थी और उसे कुछ न कुछ खाने को दे ही देती थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सत्यनारायण की कथा का प्रसाद भी मैंने उस बुढ़िया को दिया। मुझे लगा कम से कम इससे उनकी बहू को ऐतराज़ नहीं होगा, पर उनकी बहू इस बात से नाराज़ ही दिख रही थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। वो बूढ़ी दादी कुछ दिनों से मुझे खिड़की पर दिखाई नहीं दी थी। मैंने सोचा जाकर पता करूंगी, पर हर बार किसी न किसी बहाने बात टल ही जाती थी। फिर एक दिन पता चला कि वो बूढ़ी दादी गुजर गई हैं। उनके घर में मातम का माहौल था। हम सभी मोहल्ले वाले उनके यहाँ एकत्र थे। इसी समय एक व्यक्ति बैगेज लिए अचानक घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर सारे मोहल्ले वाले चौंक गए। अरे रवि, तुम 2 सालों से कहाँ रहे? न कोई खबर दी, न कोई चिट्ठी। उन्हीं माता जी ने पूछा जिन्होंने उसकी दूसरी शादी की खबर मुझे पहले दी थी। अरे मैं क्या बताऊँ वहाँ मेरे साथ क्या धोखा हुआ। मुझे धोखे से यमन ले जाया गया। वहाँ एक पुरुष और महिला ने मेरा पासपोर्ट वगैरह रख लिया और मुझे अपना गुलाम बना लिया। किसी तरह वहाँ से जान बचा कर आया हूँ, दुखी स्वर में रवि ने कहा। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि तुम किसी अरबी लड़की से शादी करके इस्लाम कबूल कर चुके हो। राम्या ने सवाल पूछा। हाँ, वहाँ मुझे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था और मेरा निकाह भी करा दिया गया था, एक विधवा स्त्री से जो अक्सर बीमार रहा करती थी। उसी ने तो मेरी वहाँ से भागने में मदद करी है। एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी का दर्द समझ सकता है। पर मेरी माँ को क्या हुआ? क्या? वो बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें तो जाना ही था। कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रही थी और कल रात उनकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने बड़ी ही बेरुखी से उसे जवाब दिया। नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही हैं। आपके जाने के बाद आपका फ़ोन आना बिल्कुल बंद हो गया और वो ज़्यादातर स्विच ऑफ रहता था। एक बार माँ ने फ़ोन मिलाया भी तो एक महिला ने उठाया और बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है और किसी से शादी करके वहीं बसने का फ़ैसला कर लिया है। तब से मम्मी ने गुस्से में दादी को खाना पानी सब देना बंद कर दिया। कई दिन दादी भूखी रहती थी। मैं तो चुपके उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देती थी, पर 2-3 दिनों से उन्हें बहुत बुखार आ रहा था। माँ ने उनका कोई इलाज नहीं कराया, शायद इसीलिए। ये कहकर वो बच्ची रोने लगी। ये बात उनकी बेटी ने पूरे मोहल्ले के सामने कही थी, जिस पर वह व्यक्ति गुस्सा करने लगा। हम लोग एक-एक कर वहाँ से चले गए। मैंने भगवान का धन्यवाद दिया कि कम से कम बाकी मोहल्ले वालों की तरह मैंने उस बूढ़ी महिला से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसको रोज़ थोड़ा ही सही पर कुछ न कुछ भोजन देती रहती थी। कम से कम मेरी आत्मा इस बात के लिए तो नहीं कचोटेगी कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। जाने वाले चले जाते हैं और जीवन यूं ही चलता रहता है। कुछ ही दिनों में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया और वो लोग एक सामान्य जीवन जीने लगे। रवि जी ने भी अपने जीवन में इतना कष्ट सहा था कि शायद अब उनमें अपनी पत्नी से लड़ने की शक्ति ही नहीं बची थी। समाप्त।